Good evening, student. Now listen. In previous lecture number 3rd, we started about the packing of genetic material. How the genetic material get packed. Genetic material किस तरीके से पैक हुआ है यूकैरियोटिक में, हम इसको एक बार और समझेंगे. पक्का ध्यान में रखना है कि जो क्रोमैटिन है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्रोमैटिन है. ये क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन से बने वाला है. हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनाइन और लाइसिन, ये जो दो अमीनो एसिड है, ये कौन से पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यू डेवलप करते हैं. इस पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यू की वजह से इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज डीएनए लपेटे वाला है. ध्यान में रखना, नेगेटिवली चार्ज डीएनए. अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये 8 इसमें बने हैं. अंदर का कोर इसने बनाया है 8 गोलों से. 8 बूंदियों का ये लड्डू बना है. एक बूंदी 2 बार आई है, माने तो टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है. कौन से, एक H1 प्रोटीन, H2A, H2B, H3, H4, हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4. ऐसे 4 टाइप के प्रोटीन हैं. ध्यान में रखना, मेन 4 टाइप के प्रोटीन अंदर के गोलों में है. ये बाहर मैंने H1 लाल कलर का अलग निकाल के बताया है. और इस गोलों के ऊपर ये डीएनए लपेटे वाला है. डीएनए ने एक टर्न तो पूरा मार लिया है, दूसरा टर्न पूरा नहीं, 3/4 कंप्लीट हुआ है और डीएनए बाहर निकला है. 2 गोलों के बीच में जो डीएनए है उसका नाम लिंकर डीएनए है. डीएनए के साथ ये जो बने वाला यूनिट है, इसका नाम है न्यूक्लियोसोम. क्या नाम बताया बेटा मैंने, न्यूक्लियोसोम. याद रखना, क्या नाम बताया, न्यूक्लियोसोम. आगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये अलग अलग कंसेप्ट आने वाले हैं, उसको भी ध्यान में रखना है. पहले आपने ध्यान में रखना है न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम मेड अप ऑफ which component, histone protein and DNA. Histone protein and DNA means in other word octamer. क्यों octamer बोला, तो यही पे ध्यान में रखना. H2A, H2B, H3, H4, ये जो प्रोटीन से हिस्टोन, ये डबल में है. मैंने पहले ही बताया, हर गोले में मैंने 8 छोटे छोटे गोले निकाले. ये छोटे छोटे गोले माने तो ये हर लड्डू जो बना है 8-8 बूंदियों से बना है. एक बूंदी 2 बार आई वाली है. कौन से, H2A, H2B, H2A 1 बार, H2A 2 बार, H2B 1 बार, H2B 2 बार, H3 1 बार, H3 2 बार, H4 1 बार, H4 2 बार. ऐसा 4 बार निकाला मैंने, और 4 बार के बाद और डबल 4 बार उसी को निकाला है. इसीलिए इसमें 8 गोले रहते हैं. नाम इसका अंदर के कोर का ऑक्टेमर, और उसके ऊपर लपेटे वाले डीएनए के साथ इसका नाम है बेटा न्यूक्लियोसोम. ये अगर एक फाइबर को हम लपेटेंगे और गोलों गोलों से इसको बनाएंगे तो ये ऐसा दिखता है जैसे मणियों की माला. मगर पिछले लेक्चर में ही क्लियर किया था कि इस मणियों के माला में मणि के अंदर से धागा नहीं गया है, धागा ऊपर से लपेटे वाला है, और धागे का नाम है डीएनए. 2 मणियों को जोड़ने वाले धागे का नाम लिंकर डीएनए. और करीबन इसमें यहां तक के लेके, यहां से लेके यहां तक के टोटल
नाइट्रोजन बेस ये नियर अबाउट 200 है, और इसके ऊपर लपेटे वाले सिर्फ ये 146 नाइट्रोजन बेस है, ध्यान में रखना है। और इसका जो डायमीटर है, क्योंकि ये लपेटते हुए कहते हैं कैसा गोल सर्कुलर तैयार हो गया है, ये जो डायमीटर है ये 10 से 11 नैनोमीटर बोलो, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, या 100 से 110 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलो, 100 से 110 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 10 से 11 नैनोमीटर, इतना इसका डायमीटर। क्लियर हुआ? अब यही डायमीटर वाला एक फाइबर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके ऊपर ये डीएनए लपेटे वाला, एक ले लिया, 2 ले लिए, 3 ले लिया, 4, 5 और ये इधर का 6, 1 2 3 4 5, ये इधर का 6। बेटा ये 3 डायमेंशन में, मैं ये 3 डायमेंशन इसके ऊपर नहीं बता पा रहा हूं। ऐसे 6 कॉलम का बना है एक यूनिट, जिसका नाम रखेंगे हम सिलेनॉइड। क्या नाम रखेंगे? सिलेनॉइड। ये 300 एंगस्ट्रॉम या फिर 30 नैनोमीटर वाला है, 30 नैनोमीटर। ध्यान में रखना, ये 100 से 110 ये तिगुना है, मगर तिगुना होने के बावजूद और कंडेंस किया है। ये और कंडेंस क्यों किया है, इसके पीछे का कारण, इसको और दबाने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स NHPC नाम के यूनिट ने इसको और दबा दिया, तब कभी जाके ये सिलेनॉइड बन गया। ऐसे 1 से लेके 6 सिलेनॉइड एक साथ अगर जमा करेंगे तो बनेगा क्रोमेटिड। क्या बनेगा? क्रोमेटिड। ये ध्यान में रखना है। आपके किताब में 2 वर्ड क्रोमेटिन क्रोमेटिन ही कर दिए है। क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में फर्क है। क्रोमेटिन ये एक धागा है रस्से में का, और क्रोमेटिड ये रस्सा है पूरा। आप इसको किसके साथ तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, एक आधी चोटी के साथ भी इसकी तुलना कर सकते हैं, या फिर कोई भी एखादे रस्से के साथ भी। म्हणजे पुरा दोर जर घेतला तर झाला क्रोमेटिन। त्या दोरात जे बारीक बारीक धागे असतात त्याला नाव द्यायचं क्रोमेटिन। येनीचा जर उदाहरण घेतलं किंवा एक चोटी का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें का एक बाल हो गया क्रोमेटिन और पूरी चोटी हो गई क्रोमेटिड। ये ध्यान में रखना है अगर आपको अच्छी तरह से ध्यान में। और उसमें का एक जो फंदा रहता है वो का रस्से में का लो या चोटी में का लो, एक फंदा जो रहेगा वो हो गया सेलेनॉइड। इतना अगर आपने ध्यान में रखा तो आप जो पढ़ते जाएंगे ना तो एकदम चिल्लर बिल्कुल इसके तरीके जैसे कथा बताई किसने तो भी इस तरीके से इजीली इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया पैकिंग। किसका पैकिंग हो गया? क्रोमेटिन से बना सिलेनॉइड का यूकैरियोटिक में पैकिंग। हमने प्रोकैरियोटिक में पैकिंग किस तरीके से रहता है पिछले लेक्चर में देखा था, पक्का ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट के तरफ जाएंगे। अब मेरे तरफ पूरा ध्यान देना है। अगर आप क्या करेंगे, सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल में आपको दिखेगा न्यूक्लियस। क्या दिखेगा सेल में? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जब सेल डिवीजन करती है इंटरफेज में तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होता है और ऐसे ऐसे धागे आड़े टेढ़े पूरे सेल में फैल जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन फाइबर, जो कंडेंस होके क्रोमेटिड बनते हैं और बाद में बनते हैं क्रोमोसोम। ये ध्यान में रखना, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम बनते हैं। अब इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जब लपेटे जाता है, कंडेंस किए जाता है, कब? जब ये कंडेंस कर दिए जाता है काय में, सेल के न्यूक्लियस में कंडेंस कर दिया जाता है। तो इस कंडेंसेशन के दौरान आपने अगर एखादे रस्से को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा तो बहुत सारे धागे उसके पैक बांधे वाले हैं। क्या किए वाले हैं? पैक बांधे वाले हैं। इन पैक धागों को हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन।
क्या नाम बताया बेटा मैंने? हेट्रोक्रोमॅटिन. क्या नाम बताया मैंने? हेट्रोक्रोमॅटिन. लक्षात ठेवायचं, हेट्रोक्रोमॅटिन म्हणजे जे चांगलं दाबून पॅक करून बसवलेलं आहे काय त्या याच्यात दोरात किंवा वेणीत अंदर चांगले पक्के अंदर केस जे अंदर बाद जायला लागते हेट्रोक्रोमॅटिन. हे जास्ती डार्क कलरचे घेतात. डीएनए जवळपास 6 पट शिल्लक असते. 6 गुना ज्यादा रहता है डीएनए में हेट्रोक्रोमैटिन में, मगर जेनेटिकली ये लेस एक्टिव है क्योंकि इसकी डीएनए को ज्यादा कंडेंस दबा के रखा है. ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. इसके डीएनए को बहुत अंदर दबा के रखा है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैं जीन एक्शन में आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से. अब इसके पास है हेट्रोक्रोमैटिन. आपने रस्से को देखांगा, कुछ धागे उस रस्से को बांधते बांधते निकलते बाहेर. ते वेणीतले काही केस बाहेरही निघेल असतात, पाहिले असतील तुम्ही. आले का लक्षात? म्हणजे जर समजा वेणी थोडीशी विस्कटेल असेल किंवा सकाळपासून घातलेली आहे पण संध्याकाळपर्यंत राहिली तर मग त्याच्यात केस थोडेसे बाहेर निघेल असतात. जे बाहेर निघेल केस आहेत, जो बाहर निकले वाले धागे बेटा, इसका नाम है यूक्रोमैटिन. ये लेस कलर लेते हैं रे बेटा, ये कलर कम लेते हैं. पक्का ध्यान में रखना, जो बाहर निकले हैं ऐसे फाइबर, ये है यूक्रोमैटिन. ये कम कलर लेते हैं मगर डीएनए भी कम रहता है. बेटा मैं कुछ रिपीट कर रहा हूं. डीएनए कम रहता है मगर ये जेनेटिकली मोर एक्टिव है क्योंकि बाहर निकले वाले हैं, खुले है ना, खुल सकता है. डीएनए आराम से काम कर सकता है. इस बात को ध्यान में रखना. अगर ये ध्यान में रखा ना तो आपको जीन समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी. मगर एक है बहुत सारे मटेरियल को एक साथ जमा करके दिमाग में रखना पड़ता है. हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, एक्सपेक्टेड कर रहा हूं आपके ध्यान में पूरा आ गया है. हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा डार्क, मोर डीएनए, लेस जेनेटिकली एक्टिव. यूक्रोमैटिन लेस डीएनए, लेस कलर्ड बट जेनेटिकली मोर एक्टिव. ध्यान में रखना पक्का. ठीक है, आगे हम जाएंगे काय के तरफ. अब यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया. H2A, H2B पैकिंग किस तरीके से हुआ ये भी क्लियर कर दिया. सिलेनॉइड क्या है ये भी क्लियर कर दिया. अब एक एक करके आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्रोमोसोम बना है, क्या बना है. ये जो H1 प्रोटीन है बेटा ये बाहर है, और ये भी ध्यान में रखना कि ये कंडेंस करके मैंने 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 30 नैनोमीटर तक बना दिए. एक्चुअली एक का 100 हो गया तो 6 का 600 होनी चाहिए कि नहीं. ये क्रोमैटिन का बीडेड कॉलम लिया तो कितना था 100 से 110 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 10 से 11 नैनोमीटर. तो हमने 6 अगर लपेट दिए तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है सर 600 होने चाहिए. वो जाड़े वाला नहीं रे, नॉन हिस्टोन जो मैंने नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इन्होंने इसको और दबा दिया और कितना बना दिया 300 एंगस्ट्रॉम या फिर 30 नैनोमीटर. ये ध्यान में रखना है कितना नैनोमीटर 30 नैनोमीटर करके रख दिया है. अगर ये ध्यान में आ गया तो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान में आएंगी कि जितना कंडेंस कर दिया, और ये कब होते हैं कंडेंस, मेटाफेज के दौरान कंडेंस होते हैं क्योंकि तब क्रोमोसोम बनते हैं इंटरफेज से. अब आपको लिंक करना पड़ेगा खुद को काय के साथ, सेल डिवीजन के साथ. अगर मैंने समझाया है आपको सेल डिवीजन समझा है तो, नहीं तो मीनिंगलेस है मेरा समझाना. इसीलिए बेटा 11 को अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम है. आगे का भी जो दिया है वो है कैन यू रिकॉल. अब हम क्रोमैटिन को एक और नाम से जाने जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोसोमिक मॉडल. न्यूक्लियोसोम कैसे बना है ये भी ध्यान में रखना है. कैसे बना है, ऑक्टेमर एंड डीएनए collectively called nucleosome and many nucleosome repeated in the beaded structure is called chromatin. concept clear. बीडेड स्ट्रक्चर में रिपीट हुए वाले ये गोले इसका नाम है एक गोले का न्यूक्लियोसोम, मगर हरे डीएनए के साथ काला अंदर का गोला.
उसके साथ कि इसका नाम न्यूक्लियोसोम। मगर न्यूक्लियोसोम के बाहर ये देखो लाल कलर का मैंने H1 प्रोटीन निकाला है, बराबर नहीं दिख रहा हूँ आपको क्योंकि पेन बराबर नहीं चल रहा था, इसलिए क्लियर हुआ क्या। इसको मैं और एक बार यहाँ पे काला कर देता हूँ इधर का, ये देखो ये यहाँ का काला, ये है H1 प्रोटीन, ये काला H1 प्रोटीन, ठीक है। इधर लाल निकाल के बताया, ये न्यूक्लियोसोम के बाहर रहता है, ये ध्यान में रखना है। सेंट्रल कोर 8 प्रोटीन के गोलों से बना है, जो 4 का डुप्लेक्स है। 4 का डुप्लेक्स कौन से 4? H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रोटीन के डुप्लेक्स का अंदर का गोला बना है। उसका नाम मैंने क्या बताया था? ऑक्टेमर। ऑक्टेमर के ऊपर लपेटे वाला है कौन? लिंक डीएनए, मगर 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जोड़े वाला लिंकर डीएनए, ध्यान में रखना। इसमें करीबन कितने 146 200 में से अगर 146 ये एक लपेटा और दूसरा लपेटा जो है वो 3/4 है, पूरा नहीं है। कितना है दूसरा लपेटे वाला? 3/4 है, इसलिए ध्यान में रखना। ये 3/4 दूसरा टर्न, पहला टर्न कंप्लीट और दूसरा टर्न 3/4, माने तो 75% से थोड़ा ज्यादा, इतना ध्यान में रखना। क्लियर हुआ क्या? दूसरा टर्न पूरा कंप्लीट टर्न नहीं है, क्लियर हुआ। और उसका टोटल नाइट्रोजन बेस है 200, यहां से लेके तो यहां तक के। अब 146 अगर इस टर्न में ही चले गए तो 200 के लिए कितने बचेंगे भाई? मेरे को जरा हिसाब करके बताइए। 4 6, एक तो करना ही नहीं पड़ता, 200 हो जाएंगे ना भाई। 64 लिंकर डीएनए में बच्चे, कितने? 64। ध्यान में रखना 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट का एक हेलिक्स बना था। अगर मैंने आपको 11th में पढ़ाया होगा तो कितने हेलिक्स इसके ऊपर लपेटे होंगे? हो गया नीट का क्वेश्चन। नीट का बोलो, आपके बोर्ड का बोलिए, क्योंकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? इसीलिए मैंने किसको कंपलसरी नहीं किया था क्वेश्चन? पीसीएम वालों को, मगर उन्होंने नजरअंदाज नहीं करना है क्योंकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड में। क्लियर हुआ क्या? इसी हिसाब से ध्यान में रखना है। अब आगे चले जाते हैं। मैंने ये 146 200 नाइट्रोजन बेस की पेयर 64, ये क्या बताया? 10 to 11 NM क्या है, 100 to 110 एंगस्ट्रॉम क्या है, ये आपने ध्यान में रखना है। किस तरीके से गोले बनाए हैं इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। आपके इसमें बहुत बढ़िया दिया है, इवन एक्चुअल फोटोग्राफ भी दिया है, ठीक है, वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। बहुत इंटरेस्टिंग किताब में बना है। और ये आर्जिनिन लाइसिनिन क्या है ये भी ध्यान में रखना। ये ऐसे अमीनो एसिड रेसिड्यू है कि जिनके वजह से इन प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज आता है। ये रेसिड्यू की वजह से, इसके ज्यादा तादाद में होने की वजह से, ये 2 अमीनो एसिड के और इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीएनए इसके ऊपर लपेटे वाला, ठीक है। और ऐसा लपेटे वाले डीएनए को हमने और कंडेंस किया NHPC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलाते, तो वो 300 तक के ला दिया। और कंडेंस करते गए सिलेनॉइड को, तो क्रोमेटिड बना दिया, और 2 क्रोमेटिड जोड़ दिए तो क्रोमोसोम बनाया। ये मैंने कितने बार बताया होगा मालूम नहीं, ये आपको याद रखना है। और नहीं आएगा तो ये मैं बराबर जैसे ही क्लास जब कभी स्टार्ट होगा, जिसको नहीं आएगा उसने पक्का ध्यान में रखना कि मास्टर की पनिशमेंट गारंटी से मिलेंगी। और मैं फिर पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचता, डायरेक्ट पनिशमेंट मिलेंगी वो, ठीक है। इसलिए पूरा ख्याल रखना सिर्फ कि सर क्या पढ़ा रहे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि बिना वजह से किसको पनिशमेंट नहीं देता। अब कैन यू रिकॉल में एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि डीएनए का बैकबोन कैसे बना है। मैंने पढ़ाया था कैसे बना है डीएनए का बैकबोन, याद है करो? अगर याद होगा तो सल्फर नहीं यार, सल्फर है कि फास्फोरस, सल्फर फास्फोर, मेरे को नहीं याद आ रहा है यार, सल्फर है कि फास्फोरस है कि शुगर है, समझ में आ रहा है क्या? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और शुगर को इधर जुड़े वाला नाइट्रोजन बेस, अगर ये सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस इसको हम पकड़ते हैं, ये दूसरी शुगर और इसका नाइट्रोजन बेस पकड़ते हैं, तो ये
आड़े ब्लॉक का नाम मैंने न्यूक्लियोसाइड दिया था, और उसको ऊपर अगर आप इस यल ब्लॉक को फॉस्फेट लगाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड, एज मेनी न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, सो डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ध्यान में रखना, ये पॉलीन्यूक्लियोसोमिक चेन क्रोमेटिन में, और इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये डीएनए किस तरीके से बना है, वैटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाया था मैंने 11th में, डबल हेलिक्स मॉडल, और इसके बार भी बताए थे, इक्वी डिस्टेंस बार, याद होंगे तो। क्लियर हुआ क्या कि एक बार निकाल के बताया, ये दूसरा बार, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इधर का ये अगर आइसाइल है तो दूसरा आइसाइल निकाल के बताया था, एक लैडर बना के बताई थी, अगर 11th में याद होगा तो, नहीं तो उसको एक बार और देखना बेटा, 11th को एक बार और पढ़ना, डीएनए के स्ट्रक्चर को रिपीट करना, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पक्का ध्यान में रखना। अब ये डीएनए एक एक ऐसा बनके बने वाला डीएनए, याद होगा वैटसन क्रिक को 1953 में इन्होंने, वैटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल रखा था। फ्रैंकलिन और विल्किन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मॉडल के ऊपर से डीएनए के मॉडल को बनाया गया, और इस मॉडल को बनाने के बाद इनको 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। ये मैंने 11th में क्लियर किया था। अब और आगे ध्यान में रखना है, ये डीएनए बताया है मैंने, डीएनए डबल हेलिक्स बताया, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ये होमवर्क है। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आज मैं जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ये पढ़ने के बाद फिर आधा एक घंटा इसको देने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, बाद में मेरा वीडियो आगे का देखना है, क्योंकि मैं ये रैपिड कंप्लीट करने वाला हूं। डीएनए रेप्लिकेशन दो टाइप के इसमें डीएनए बिहेव करता है, हेट्रोकैटालिटिक एक्शन के नाम से। हेट्रो का मतलब दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने वाला, जैसे आरएनए सिंथेसिस, ये दूसरे को बनाता है, और एटोकैटालिटिक एक्शन माने तो खुद को बनाता है। हम एटोकैटालिटिक एक्शन को अच्छी तरह से देखेंगे और किस तरीके से ये कंप्लीट करता है ये बता देंगे। ध्यान में रखना कि डीएनए ये काय में रहता है, न्यूक्लियस में, ये है सेल, सेल के अंदर डीएनए न्यूक्लियस में। जब इंटरफेज में याद होगा, एक G1 फेज है, उसके बाद यस फेज है, यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करना चालू कर देता है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए ये 6 स्टेप दी वाली है, पक्का ध्यान में रखना, 5 मार्क के लिए गारंटी से पूछे जाएगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इस स्टेप में। व्हाट हैपनिंग, कैन आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश? Please understood, try to understood me in English. What happening in first step, all the nucleotide which is present in the nucleoplasm. Do you know nucleoplasm? Yes. The liquid which is present inside the nucleus is called nucleoplasm. This inside this nucleoplasm many nucleotides are present. Nucleotide, phosphate, pentose sugar and any one nitrogen base, all these nucleotides get activated. They are present in the form of monophosphate. What I name? Monophosphate. For example, adenine monophosphate, AMP, adenine monophosphate, ये न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसको दूसरा फॉस्फेट जोड़ देंगे तो एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ध्यान में रखना। अगर हम इसको तीसरा जोड़ देंगे तो एटीपी, एडेनाइन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट याद में रखना। ऐसे ट्राइफॉस्फेट्स बनते एएमपी से, काय में? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। व्हाट हैपनिंग इन दिस फेज,
all the nucleotide which is present inside the nucleoplasm get activated with the help of ATP, resulted in the formation of their triphosphates, and all these triphosphate get accumulated inside the nucleoplasm. Later on, what happening? DNA start its replication. This is a DNA. They start its replication from a particular point. That point is called as point of origin. What I name? Point of origin, or ori also. And listen me, in prokaryote DNA replication may be many times, but in eukaryote you will well known that replication takes place only once during the cell division, that is in the S phase, and it is unidirectional. In unidirectional, what happening? This point of origin, from that point DNA get uncoiled, and it appears like a straight ladder. DNA get uncoiled and it appears like a straight ladder with the help of unwinding protein, and this stage is called as unwinding of stand. Unwinding protein is also called as enzyme gyrase or helicase. ध्यान में रखना है, ठीक है. These two strands get uncoiled and DNA appears like a straight ladder. Later on, the replication fork formation takes place. What happening? DNA incisor enzyme. What I name? Incisor enzyme. What I name? Incisor enzyme. Enter in the two strand of DNA and breaks the weak hydrogen bonding present between the two nitrogen base. Break the weak hydrogen bonding present between the two nitrogen base. This incisor enzyme insert inside this DNA and breaks the weak hydrogen bonding present between the two nitrogen base. Because of that, two nitrogen base get detached from each other. Naturally, two strands are separated from each other. Like here, these two strands get separated from each other by the breaking of weak hydrogen bonding, and because of that, this DNA appears like a inverted Y-like structure. That inverted Y-like structure is called replication fork, in which all the nitrogen base are unpaired. And second thing, what happening inside this replication fork, as the incisor enzyme proceed inside the replication fork, two strands get separated and appears like replication fork, and these two strands separated possesses unpaired nitrogen base, means they may get again joined within them, because for avoiding the joining of this nitrogen base, there is a SSBP, single stranded binding protein, which avoid the pairing of nitrogen base again. Later on, what happening? This incisor enzyme as proceed in the replication fork, immediately after the incisor enzyme, one more enzyme will be followed it. That enzyme is RNA primer. What I name? RNA primer. This RNA primer attracted new nucleotide. This activated nucleotide inside the replication fork. New nucleotide, that is activated nucleotide inside the replication fork. RNA primer. What I name? RNA primer. Later on, just behind the RNA primer, there is one more enzyme will be there. That is DNA polymerase. What I name? DNA polymerase. This DNA polymerase enzyme
links the attracted nucleotide in linear fashion on the old nucleotide. So old strand act as a template for the synthesis of new strand. So old strand act as a template for the synthesis of new strand. Old strand act as a template for the synthesis of new strand, and this attracted nucleotide then easily join on old strand. If there is adenine, naturally thymine will be attached on it. If there is adenine here, clearly on the other hand, what happening? There is a thymine. On the thymine, adenine will be added, while on the thymine, adenine will be added. On the adenine, thymine will be added. Are you getting? मीन्स म्हणजे एका स्टँडवर जर ॲडेनाइन असेल तर त्याच्यावर थायमिन जाऊन लागते, आणि थायमिन जर दुसऱ्या स्टँडवर असेल असणारच ना, कारण इकडे ॲडेनाइन होता तर थायमिन राहणारच आहे ना. म्हणून ॲडेनाइन एका स्टँडवर जाऊन लागला तर थायमिन जाऊन त्याला भिडला. थायमिन इकडे होताच ना, कारण ते पहिले एक स्टँड होते ना, तर त्याच्यावर ॲडेनाइन जाऊन लागला. म्हणजे एक्झॅक्ट काय झालं माहित आहे का? याच्यासारखी कॉपी तयार झाली, ती मिरर इमेज. इकडे ॲडेनाइनले जर थायमिन येऊन लागला तो थायमिनले कौन यूं लागला? एडेनाइन यूं लागला. अलग लक्षात? इस टाइप का. अब ये जो नए स्टैंड बनते जा रहे हैं, इसको नाम दिया हमने सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड. इसके वजह से अब ये डीएनए पॉलीमरेज के वजह से ये स्टैंड एक दूसरे की एक ऐसा 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 जाड़े जुड़ते जुड़ते, और ये तो ऐसा कंटिन्यू जुड़ते अंदर जा रहा है. जो अंदर जा रहा है उसका नाम दिया लीडिंग स्टैंड. मगर इसकी इफेक्ट की वजह से बाहर आने वाला स्टैंड भी ऐसा काय में आ रहा है? टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है. इस टुकड़ों का नाम हमने दे दिया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, और जो बाहर आ रहा स्टैंड उसका नाम दे दिया लैगिंग स्टैंड. क्या नाम दे दिया? लैगिंग स्टैंड. द स्टैंड व्हिच इज इंसर्ट इनसाइड द रेप्लिकेशन फोर्क इज कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड, एंड द स्टैंड व्हिच कम्स आउटसाइड द रेप्लिकेशन फोर्क इज कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड. Lagging stand present in the form of fragment because the effect of DNA polymerase is limited up to its own stand, but its effect will be also affect the nucleotide of other stand, but their continuity will be not maintained. At some places it get break, because of that fragments are obtained, and those fragments are called as ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. व्हाट आई नेम? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. ध्यान में रखना है. मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा, क्योंकि इस बार मैंने पैकिंग रिपीट किया, वैसा इसको एक बार और रिपीट करूंगा. ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. एज द रेप्लिकेशन फोर्क प्रोसीड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, naturally new two strands are formed, and newly formed strand again coiled on the old strand. As the replication fork proceed on the entire length, two strands of DNA are formed. आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है.